स्टडी जोन के ऑनलाइन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल का सामान्य परिचय। वैसे तो ये टॉपिक सभी लोग पढ़े होंगे, परंतु इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चन कॉमन होते हैं, परंतु आंसर में हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर हम लोग बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अगर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हुए सवाल पूछा गया कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो इन दोनों क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन जरूर होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी, तो इसका ऑप्शन अगर देता है तो उसमें फिर बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर हम लोग ये बात करें कि भारत के पड़ोसी देश, वो पड़ोसी देश जो जलीय सीमा से लगते हैं, बच्चों का देश का नाम याद है, फिर भी बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके माइंड में है, परंतु आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि आपके पास जो स्टडी है, जो आप स्टडी करने का अपना तरीका है, कहीं ना कहीं उसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता होगी। अगर हम लोग बात करते हैं तो आज बहुत ही अजीब सा एक फिगर के साथ हम लोग इस कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा किन महासागरों को बीच में कटती है, तो ये भी एक चुनौती भरा प्रश्न है। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है, तो जवाब है तो अच्छी बात है। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भारत के कितने राज्यों से लगे। अब यहां पर एक चीज सामने आता है कि ऑप्शन में तो कुछ तो है, 3 है, 4 है, 5 है, लगा दिया जाए, परंतु इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो वही बता सकता है जो मैप के अकॉर्डिंग पढ़ा है। और ये मुझे बोलते हुए काफी अच्छा लगता है कि हम लोग के यहाँ के स्टूडेंट काफी मैप पे अच्छा इनका ग्रिप है, अच्छा पकड़ है। तो आज हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो अभी हम लोग के बीच में आने वाले हैं, जैसे कि एक सवाल था कि भारत और म्यांमार एक दूसरे से अलग होता है किस पहाड़ी के द्वारा। और मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन में कुछ ऐसी पहाड़ी का नाम भी होगा जो आप जानते हो, परंतु आपको खुद ही नहीं पता होगा ये पूर्वी देश की पहाड़ियां, पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां हैं या पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियां। तो अगर आप इन तमाम क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। और इस चैनल का नाम है टेक्निकल स्टडी हब, जो कि हमारे अपने प्रिय स्टूडेंट, और ये हमारा अपना चैनल है। इसके माध्यम से स्टडी जोन के सारे वीडियोस आप तक पहुंचाए जाएंगे। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है भूगोल सामान्य परिचय, और मैंने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो लगभग सभी लोगों को पता है कि ये पृथ्वी का जो एक मॉडल स्वरूप जो सामने रखा गया है, इसके बीचों बीच एक खींची गई रेखा जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसके दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पर एक सवाल एग्जामिनेशन में आता है कि भारत किस गोलार्ध में, तो बच्चे इसका जवाब सिंपल में देते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। परंतु आप एग्जामिनेशन में अगर बैठे हो और अच्छी एग्जामिनेशन को आप फेस कर रहे हो, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि इसके ऑप्शन में सिर्फ उत्तरी गोलार्ध का ऑप्शन होगा नहीं। इसमें आपको ऑप्शन हो सकता है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पूरे पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा गया है। इस भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और यहां पर एक और रेखा खींचा जाता है जिसको हम लोग 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में है। अब यहां पर देखा जाए तो ये जो भारत हमारा है, वो भारत इस स्थान पर आपको पड़ता है, यानी कि भारत की स्थिति यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कहना काफी उचित होगा और काफी कंसेप्चुअल होगा कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित। भारत की मानक स्थिति से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। कहता है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, और अगले ही एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है कि संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति
क्या है। तो मैं जो यहां पर आपके सामने एक भारत बनाया हूं और उससे बेहतरीन भारत यहां पर है, तो संपूर्ण कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंडमान निकोबार हमारा है वहां से भी हम लोग को अक्षांशीय विस्तार देखना है। मैंने इसे पहले अक्षांश का नाम काफी बार ले चुका हूं, तो मैं आप लोग के सामने अक्षांश रेखा को प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि इस ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। यानी कि ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं, तो उन्हें खींचने की आवश्यकता क्यों पड़ी ये हम लोगों को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी भी स्थान की एग्जैक्ट पोजीशन को ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की आवश्यकता पड़ती है, और कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मुझे याद आता है कि अगर मान के चले अब मोदी जी के बारे में कि मोदी जी को बिहार आना है, सोरा हवाई अड्डा आना है, तो हम सोचते थे कि वो पायलट एग्जैक्ट वहां पे कैसे उतार देता है। तो सबसे पहले वो डेहरी ऑनसन के सोरा हवाई अड्डा का लोकेशन ट्रैक करेगा कि वो जो सोरा हवाई अड्डा अपना उसका लोकेशन है, उसकी अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति क्या है, और उसके बाद वो उस जगह पर उतारेगा। उसे ये नहीं पता है कि मुझे ये सोरा हवाई अड्डा को उतारना है, उसे ये पता होगा कि मुझे इतने अक्षांश इतने देशांतर के बीच में आज लैंड करना है और आज हमारे पीएम का वहां पर प्रोग्राम है। यानी कि किसी भी स्थान के एग्जैक्ट पोजीशन को ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम लोग यहां पर बोले एक ऐसा लाइन खींच दिया गया हो और अगर इसको यहां से इंटरसेक्ट कर दिया गया तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, सभी लोगों को पता है, और यहां पे 90 डिग्री बनेगा ये भी पता है। अगर हम लोग मैथ्स के जरिए जीके जीएस को पढ़ने की कोशिश करें, रीजनिंग के जरिए पढ़ने की कोशिश करें, या जीके जीएस के जरिए रीजनिंग और मैथ को पढ़ने की कोशिश करें, तो इसी को कहा जाता है कि समग्र सब्जेक्ट का समावेशन, और इस तरीके से पढ़ना काफी आसान होगा। और मैं बताता हूं कि यहां पर एक लाइन मैंने अगर खींचा, मैंने खींचा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने खींचा, तो यहां पर 90 डिग्री बनेगा। और जब मैंने ये बात कह दिया कि एक एक डिग्री के अंतराल पर यहां पर रेखाएं खींची गई हैं, तो आप सभी बोल सकते हो कि 90 डिग्री ऊपर तक है तो कितनी रेखाएं खींची गई होंगी? 90 रेखाएं खींची गई होंगी, बिल्कुल सही जवाब है। और इसी तरह नीचे की ओर अगर कहा जाए तो यहां पर कितनी रेखाएं खींची गई होंगी? ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका, 90 डिग्री, यानी कि एक एक डिग्री पे यानी 90 रेखाएं खींची गई होंगी। यानी कि इस भूमध्य रेखा को मैं लिख नहीं पा रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो अगर आप नोट कर रहे होंगे तो कॉपी में जरूर इसे लिख ले कि इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, और आगे के सीक्वेंस में अगर जरूरत पड़ा तो मैं लिख भी दूंगा। तो यहां पे हम लोग अगर बात करते हैं इस भूमध्य रेखा के ऊपर 90 लाइन्स और इसके नीचे 90, इतने तो सभी लोगों को पता है कि 90 90 180 हो गया, यानी कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 हो गई। क्या ये सही है? अगर सही है तो गौर फरमाइए कि यहाँ पे 0 डिग्री भी, यानी कि 0 डिग्री हम लोग का छूट रहा है, तो छूटना नहीं चाहिए, यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। परंतु एक एग्जामिनेशन में जब ये सवाल पूछा गया कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो उसका जवाब 181 नहीं था। तो फिर इसका जवाब क्या हो सकता है? तब हमने पाया कि ये जो यहां हमारा पोल है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, ये कोई रेखा नहीं है, ये एक बिंदु है। यानी कि इन दोनों को अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए, अगर इन दोनों को इसमें से माइनस कर दिया जाए तो हमारा आता है 179 इज राइट आंसर। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, एग्जामिनेशन के लेवल और ऑप्शन के अनुसार ही इस क्वेश्चन को टच किया जा सकता है। और आगे हम लोग यहां पर जब बढ़ते हैं तो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहां से एसएससी का निकल कर आता है। तो ये इस रेखा का क्या नाम मैंने बताया था? वेरी गुड, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर हम लोग इससे ऊपर ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं तो हम लोग जरूर इसमें देखते हैं कि इनके आकार में परिवर्तन हो रहा है। एसएससी का सवाल था कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो आकार घट रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम लोग देख सकते हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि निगाहें वही है, नजरिया बदलना है। यानी कि ये थोड़ा सा लंबा लाइन, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ये आकार। मैंने बताया है कि आपके सामने सब कुछ है, आपके सामने डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्लर्क है, चपरासी है, आपके सामने एक टेम्पो चालक भी है, और आपके सामने एक बहुत बड़ा आईएएस अफसर भी है। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं।
तो आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं, ये आकार घट रहा है, लेकिन अगले ही एग्जामिनेशन में अगले शिफ्ट में सवाल पूछा गया कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो बच्चा उससे जो पूछ कर जाएगा तो कहेगा कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पे गलत है, यहां पे दूरी पूछा गया है, ना कि आकार पूछा गया है। अगले शिफ्ट में जब यही सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया और बच्चे फंस गए। यहां पर हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं कि इनके बीच की दूरी, सबसे पहले आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि 1-1 डिग्री का अंतराल है। जब 1-1 डिग्री का अंतराल बोला गया है तो वो गैपिंग अगर देखा जाए तो बराबर गैप है और डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा। और आइए इसी बीच में आपको बताता हूं कि यहां के दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, यानी कि 111। अगर इसी चीज को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर चलते, संविधान में, तो हम लोग को पता है कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत अगर हस्ताक्षर कर दे तो वह विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन ये ज्योग्राफी का क्लास है, यही एक आपको कुछ अलग देता है। मैं इसलिए इसे बता रहा हूं कि एक डाटा को कैसे कोरिलेट कर कर हम लोग अलग अलग चीज को समझ सकते हैं, और एक अच्छे स्टूडेंट का यही पहचान भी। आगे हम लोग अगर बात करें, जैसे कि हम लोग यहाँ अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड जिसको हम लोग लाइन्स कहते हैं, क्योंकि ये लेटा हुआ लाइन है, लैटिट्यूड कहा जाएगा इसको। तो इसका नाम आता है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो जब क्या कहते हैं कहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जोन कहेंगे। क्या कहेंगे, जोन कहेंगे। बिल्कुल सही। आगे अगर हम लोग यहां पर बात करना चाहें, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जब सेशन स्टार्ट होगा तो मैं इस पे और भी काफी गहराई से बात करने वाला हूं, परंतु मुझे आज आना है भारत पर, और भारत है हमारे ग्लोब पर, और इसलिए मैंने इस ग्लोब को उठाया है। लेकिन आज हमारा क्लास इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन ज्योग्राफी से होगा। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं। अब यहां पर ग्रीनविच रेखा है, यहां पे देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा अगर कहा गया है, इसका नाम विषुवत रेखा कहा गया है, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश कहा गया है, तो इसका नाम दिया गया है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, अन्य नाम आपको मिल जाएगा। इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। एक सवाल मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां पर, किस महासागर में कटती है। किसी का पास जवाब है तो जवाब जरूर मन में रखिए, आगे इसका जवाब का, आपका सवाल का जवाब मिलने वाला है। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं ग्रीनविच रेखा के बारे में। तो ग्रीनविच रेखा मैंने बताया एक सर्कल है। अगर हमारे पृथ्वी के शेप के बारे में बात किया जाए तो इसका जो आकार है वो संतरे के आकार के जैसा है, जो ऊपर की ओर जाकर हल्का धंसा हुआ। इससे आपका कई एक फिजिक्स का टॉपिक निकल सकता है, ग्रेविटी वगैरह में हम लोग काफी अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। साइंस का एक बहुत अच्छा क्लास आप लोग के बीच में आने वाला है, निश्चिंत रहिए आप लोग। तो ग्रीनविच रेखा, लेकिन ये हमारा एक वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है, 360 डिग्री। आपको वृत्त के बारे में पता है। तो 1-1 डिग्री पर जब इसको हम लोगों ने खींचने की कोशिश की तो टोटल यहां पर निकलकर आपको आता है 360 लाइन, यानी कि 360 डिग्री का एक आपका वृत्त हुआ, और 1-1 डिग्री पे जब हम लोगों ने खींचा तो हमें 360 लाइन प्राप्त होते हैं। और इसमें ना कुछ रटने की बात है, ना कुछ समझने का झंझट है, क्योंकि हम लोग एक काफी अच्छे मैथ्स के स्टूडेंट हैं जो अभी जीके जीएस पढ़ने के लिए बैठे हुए। तो यहां पर एक बात यह होगा कि सर 0 डिग्री यहां भूमध्य रेखा को कंसिडर करके एक आपने बढ़ाया था, पर मैं आपको बता दूं कि इसको पहले से ही काउंट कर लिया गया है इसमें, इसलिए इसकी टोटल संख्या होगी 360। एक सवाल काफी अच्छे एग्जामिनेशन में आया। सवाल पूछता है कि दो देशांतर के बीच की दूरी क्या होती है। ऑप्शन इसका बहुत ही चुनिंदा ऑप्शन था और एग्जामिनेशन हाईएस्ट सेक्शन का था, लेकिन सभी लोगों ने इसके बीच की दूरी टिक किया। लगभग, मैं तो सभी नहीं कह सकता, लगभग लोगों ने टच किया 111.32। मैं शायद ये कह सकता हूं कि जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी यही सोचा होगा। अंत तक वीडियो देखें, काफी मजा आने वाला है। बहुत सारे सवाल के ऐसे जवाब मिलने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आगे पूछे जाने वाले हैं। तो यहां पर 111.32 किलोमीटर जब इसका जवाब आया और जब आंसर शीट आया तो ऑप्शन कुछ और, आंसर कुछ और था। तब वहां पे बहुत लोगों ने क्लेम किया, उधर से आंसर मिलता है कि इसका आंसर होगा बिल्कुल सही है 111.32, पर यहां पर आगे 0 लगा होगा।
क्योंकि उसने पूछा था कि दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो देशांतर के बीच की दूरी यहां से बाबू स्टार्ट होगी, जो कि यहां तक जाएगी। और हम लोग जो ये अभी मन में सोच रहे थे वो है दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी। कौन सी दूरी? वेरी गुड, अधिकतम। अगर कोई बॉल है उस पे अधिकतम बड़ा सा कट लगाना है तो बीचों बीच लगाना है, और बीचों बीच का मतलब क्या होगा? भूमध्य रेखा। यानी कि दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी इस भूमध्य रेखा के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी, जो होती है 111.32 किलोमीटर। इसका कहने का मतलब है कि दो देशांतर के अधिकतम यहां पर जोड़ना काफी जरूरी है। आप ये बिल्कुल नहीं जानते कि एग्जामिनेशन का कौन सा ऐसा क्वेश्चन आपको मेरिट तक पहुंचा दे और आपके रिजल्ट को लाने में आपका साथ दे। हो सकता है शायद ऐसा ही कुछ यहां पर हो। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं कि दो देशांतर के बीच की दूरी सामने देखने को मिल गया, और इसे हम लोग कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। जैसे कि हम लोगों ने पाया कि दो अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहा गया, तो दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहा गया। दो अक्षांश के बीच की टोटल लाइनों की संख्या अगर देखा जाए तो यहां पर 179 है। अक्षांश कितने होते हैं? 181 होते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि ये जो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध है एक बिंदुवत है, ये कोई रेखा नहीं है। अपर लेवल एग्जामिनेशन में इसके फैक्ट को जरूर टोटल आ जाता है और वहां से एक नंबर आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। आगे हम लोग बात करते हैं, आते हैं अब हम लोग जो आज का हम लोग का टॉपिक है उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोग घर में अपना जो समय व्यतीत कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोरोना से मुक्ति पाना है तो घर में बने रहिए और अच्छे अच्छे काम करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। अगर बगैर आपके अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं तो आप अपने आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग उनका हेल्प भी जरूर करिए। और ये देश पर ऐसा संकट है जो बताता है कि हम भारतीयों में कितनी एकता है और हम अपने देश को कितना सीरियस लेते हैं। अगर आपके सामने कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो इसका उल्लंघन करते हैं तो पोलाइटली उनको बुझाकर समझाइए, वो जरूर आपसे समझेंगे, क्योंकि शिक्षा जो है किसी की गुलाम नहीं होती। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं, अगर भारत की स्थिति के बारे में देखा जाए, इसी ग्लोब में कहा जाता है कि इसी ग्लोब में यानी कि इसी अक्षांश रेखाओं और इसी देशांतर रेखाओं के बीच घिरा हुआ हमारा भारत। अर्थात मैंने जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में अभी जिक्र किया, तो मैंने यहां पे आपको बतलाया कि भारत किस गोलार्ध में पड़ता है। आगे हम लोग अगर यहां पर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग यहां पे बनाएंगे। और एक चीज वही चीज जो मैंने बताया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बतलाया संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो कि एग्जामिनेशन में काफी चर्चित रहा है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट, चलिए आते हैं यहां पर। उस चीज को हमने यहां से उठाया, ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया। यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो भारत की अक्षांशीय विस्तार, अब देखिए ये जो पूरा पोजीशन यहां पे जैसे कि हम लोगों ने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट, तो उसकी स्थिति को अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, भारत की अक्षांशीय स्थिति जो कि यहां पर हम लोगों ने देखा 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ पे भारत की अक्षांशीय स्थिति है। लेकिन संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। मैं अंडमान निकोबार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि यहाँ नीचे तक जाएगा, और यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि अंडमान निकोबार, जो हम लोग एक लाइन में अंडमान निकोबार बोल देते हैं, तो अंडमान निकोबार ये काफी भागों में बटा है। सबसे पहला भाग तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये ऊपरी भाग अंडमान है, नीचे का भाग निकोबार है। अंडमान काफी भागों में बटा है, इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। और सैंडल पीक से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सैंडल पीक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। अब ये सैंडल पीक किस अंडमान में पड़ती है, इसे हमें जानना है, जो कि अगले वीडियो में हम लोग जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये अगर हमें ज्ञात होता तो काफी मजा आता।
अगर इसे भी जानना है तो अगले वीडियो का हम लोग को इंतजार करना होगा। और आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति जो है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट की है और भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट की है। और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये देखिए, जो इससे पहले मैंने अक्षांश रेखाओं को खींचा था वही अक्षांश रेखा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और ये अक्षांश रेखा मैंने कहा कि इसी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत सिमटा हुआ है और यही अक्षांश रेखाएं आगे बढ़ते हुए आगे हम लोग जब चलते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि ये अक्षांश रेखा इस पोजीशन से ऐसे जाती है जो कि 36 डिग्री 6 मिनट तक का है। यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट तक के बीच हुआ। वहीं संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट तक का हुआ। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार, तो देशांतर रेखा, इससे पहले जो मैंने अभी आप लोग को बतलाया कि देशांतर रेखा इस प्रकार से खींची गई रेखा है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा है। और अगर अक्षांश रेखा को कहा जाए तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के परिधि पर खींची गई कोणात्मक दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। जो कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग विश्व के भूगोल का पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे तो उसमें और भी गहराई से इसे जानने का मौका मिलेगा। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां से ऐसी रेखाएं खींचनी स्टार्ट हो गई। तो यहां पर जो हम लोग का रेखा है, ये जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अगर हम लोग इधर बढ़ते हैं तो इस प्रकार से ये रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार से बिल्कुल एक जाल के समान लग रहा है कि हमारा भारत एक जाल में है, ये देखिए। और यहां पर लास्ट पॉइंट जो जाएगा वो होगा 97 डिग्री 25 मिनट। यानी कि संपूर्णतः यहां कहना उचित होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट का और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच का होगा। यह संपूर्ण भारत के विषय में हम लोगों को पता चला। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं, ये 68 से स्टार्ट हुआ, 68 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 82 हुआ, पर 82.5 में कुछ जरूर है। यानी कि अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि यहां की कोई एक रेखा जो कि 82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो वो क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक बार जिक्र करेंगे। 82.5 यानी 82.5। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, ये कोई पर्सनल ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि एक टॉपिक को मैंने उठाया और पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं टॉपिक को कोरिलेट कर रहा हूं, मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूं और तमाम लोग जो घर पर बैठे हैं वो इसका आनंद लीजिए और बहुत सारे वेरिएशन का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहां पर मैंने क्या कहा कि ये 82.5 डिग्री जो रेखा है इसे हम लोग कहते हैं मानक समय रेखा। ये मानक समय रेखा क्या है, इसे जानने के लिए हमें ग्रीनविच रेखा को जानना होगा, जो कि विश्व की भूगोल का एक अध्याय है। और ग्रीनविच रेखा को जानकर मानक समय रेखा को कैसे पढ़ा जा सकता है, उसे जानने के लिए हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे कि कैसे कि कोई भी देश टाइम का मैनेजमेंट करता है। एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, जो कि मैंने आपको अभी बताया तो नहीं है, मैं बस इस तरीके से बताना चाहता हूं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का होता है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, क्या मैथमेटिकल इंडेक्शन है इसका, मैं सारे विषयों पर चर्चा करूंगा विश्व के अध्याय में। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट का। और थोड़ा सा अगर ये देखा जाए कि ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट को कैलकुलेट किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि इसके बीच का अंतर है 30 डिग्री का। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 30 डिग्री बराबर 4 12 120 मिनट, घंटा में बदले 2 घंटा।
यानी कि अगर कहा जाए कि भारत के पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र के बीच का जो डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग 2 घंटे का है, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है 6 बजे तो गुजरात के क्षेत्रों में वह 8 बजे के समकक्ष देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में भी समय जोन 2 होना चाहिए। कुछ परिस्थितियां हैं जिसके कारणवश इसे नहीं अभी तक बांटा गया है, मैं उम्मीद करता हूं आगे जरूर बटेगा। यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो इन दोनों के बीच है 30 डिग्री का फासला, इसलिए 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर यहां पर देखने को आपको मिलता है। आगे हम लोग यहां पर अगर बात करते हैं, 2 घंटे का अंतर जरूर मिल गया, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं ये बात की चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 68 है तो कहीं ना कहीं इस साइड में या पीछे गोल के साइड में 0 डिग्री भी होगा। वही हमारा मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा के बारे में अगर बात किया जाए, ग्रीनविच से जो देश आगे की ओर है उसका समय आगे होता है। मैं अभी तो डिटेल नहीं उसमें बोल सकता क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है उसे, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं कि 82.5 डिग्री अगर है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है तो गुना करके एक बार देख लेते हैं, तो आएगा 330 मिनट का, यानी कि 5 घंटा 6-25 330 मिनट आ गए, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। और मैंने जैसा अगर कहा आपको कि जो देश ग्रीनविच रेखा से पूर्व में होगा वो आगे के समय को दिखलाएगा, इसलिए आपके एग्जामिनेशन के ऑप्शन में लिखा होता है कि भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसलिए 82.5 डिग्री इक्वल टू 5 घंटा 30 मिनट। तो यहां मुझे लिखते हुए और समझाते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि भारत का जो समय मानक समय हुआ वो 5.5 घंटा आगे। हम लोग अगर यहां पर बात करने की कोशिश करें तो 82.5 डिग्री के बारे में मैं यहां पर आप लोग को अभी बतला रहा था। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि यहां से सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, यहां से एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो मानक समय रेखा है, कौन सी रेखा है? ये जो मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई रेगुलर नहीं करते हैं, आते हैं कभी कभी नहीं आते हैं, मनमौजी है, आए नहीं है, अपना है, तो उनके लिए जवाब 8 भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। यहां पे सवाल क्या पूछा गया? यहां पे सवाल पूछा गया कि मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो उनके लिए वो जवाब देना स्वाभाविक है क्योंकि उनका पर डे का क्लास होता भी नहीं है। और आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं, ये 5 जो राज्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और ये 82.5 डिग्री जिससे भारत के समय को कंसिडर किया गया, ये इलाहाबाद का मिर्जापुर जगह हम लोग कह सकते हैं। कहीं नैनी का भी चर्चा किया जाता है, ये इलाहाबाद का मिर्जापुर जहां से भारत के मानक समय को लिया गया। और ये पूरी जो लाइन है जो ये कौन सी रेखा है भाई? ये देशांतर रेखा है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि 5 राज्यों से गुजरता है। और राज्य तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कौन कौन सा है, पर मैंने भी राज्य वाला वीडियो आपके समक्ष नहीं रखा है तो उचित नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक ट्रिक रखता हूं। मैंने बहुत ही शानदार सा ट्रिक इजाद किया था और उसमें मैंने लिखा कि यूपी ने एमपी का 36 एपी उड़ाया। थोड़ी सी बंदिश है क्योंकि मैंने अभी आपको भारत का राज्यों का मैप नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं ये ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। यूपी ने एमपी का 36 एपी उड़ाया। और मैं ये जाहिर तौर पे कहता हूं कि मेरे जो भी ट्रिक आपको आगे वीडियोस में आने वाले हैं उनमें तनिक भी आपको कोई भी तकलीफ होने की जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि मेरा ट्रिक काफी सरल होता है, काफी कंसेप्चुअल होता है। और वैसे लोग जो वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं वो यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है। एमपी मध्य प्रदेश हो गया, 36 से हो गया छत्तीसगढ़, और उड़ाया से एक बार आप ही बोल दे, वेरी गुड, उड़ाया से उड़ीसा ही है। लेकिन एपी का मतलब यहां पे समझना है, एपी क्या है? तो एपी इस साइड में आ रहा है बाबू, यानी कि ये आंध्र प्रदेश है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं
लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका मतलब नहीं समझ पा रहे। एपी का आंध्र प्रदेश की जगह वह बच्चा अरुणाचल प्रदेश भी लगा सकता है, क्योंकि उसे पता नहीं। लेकिन ये क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हाँ, कुछ बच्चे की शिकायत ये हो सकती है, कुछ बच्चे की ये शिकायत हो सकती है कि सर आप पूरे मैटर को लिख नहीं रहे हो। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि आप ध्यान से इसको घर पे बैठ के लिखो, पढ़ो और इसका आनंद लो। और एक पार्ट इसके बारे में और हम लोग यहां पर डिस्कस कर सकते हैं कि इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार, पूर्व से पश्चिमी विस्तार, लेकिन इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत के पड़ोसी देश, अगर चीन कहते हो तो चीन भारत के कितने राज्यों से लगा है, पाकिस्तान कितने राज्यों से लगा है। तो एक छोटा सा एक ट्रिक है, 5554441, 5554441। ये कंसेप्ट मैं अभी तुरंत आप लोगों के सामने बताने वाला हूं, लेकिन अगले वीडियो में इसे लेकर आने वाला हूं। और मैं आप लोग से ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी अच्छी दिलचस्पी है हमारे टॉपिक से तो इसे कमेंट करें। और ये टेक्निकल स्टडी हब के चैनल पर स्टडी जोन के अगले वीडियो का इंतजार करें, और बहुत जल्द हम आपसे रूबरू होने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्लासेस ओवर।